हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 37 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा। कक्षा है 9। विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है फ्रांसीसी क्रांति के कारण। ठीक है। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में इतिहास विषय के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र फ्रांसीसी क्रांति के कारण को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सामग्री। यहाँ पर आप शिक्षण सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। इनमें और सारी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र फ्रांसीसी क्रांति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 1789 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं 1789 ईस्वी में फ्रांस का शासक कौन था, तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लुई 16वां। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं
लुई 16वां कैसा राजा था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं निरंकुश राजा था। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, निरंकुश शासक से जनता आज़ाद होने के लिए क्या किए? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं विद्रोह या क्रांति किए। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, फ्रांस के क्रांति के क्या कारण थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे और मौन रहेंगे, या फिर जो भी उत्तर देंगे वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का परिचय, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी थी। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात कहा जाता है। धीरे धीरे विभिन्न देशों में भी लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और वहाँ भी छोटी मोटी आंदोलन और क्रांतियाँ होने लगी। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे फ्रांसीसी क्रांति का परिचय। पहला पॉइंट में लिखेंगे सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी थी। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 1789 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो इसके आगे पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रश्न करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा बौद्धिक कारण, चौथा आर्थिक कारण और पांचवा तात्कालिक कारण। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति के कारण को आप दर्शा सकते हैं। ठीक है। ताकि बच्चों को भी पढ़ने में अच्छे से रुचि आए। तो इस तरह आप चार्ट पेपर के माध्यम से या श्यामपट कार्य पर आप बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है। अब एक एक करके हम इन 5 कारणों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सामाजिक कारण, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, इस काल में फ्रांसीसी समाज अनेक वर्गों में बांटा हुआ था। इन वर्गों को एस्टेट कहा जाता था।
प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था। इनका देश की 10% भूमि पर अधिकार था। द्वितीय एस्टेट में फ्रांस का कुलीन वर्ग सम्मिलित था। इनका भूमि पर 30% अधिकार था। तृतीय एस्टेट में लगभग 94% फ्रांस की जनसंख्या में आती है। इस वर्ग में मध्यम वर्ग यानी कि लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और सैनिक अधिकारी इत्यादि किसानों, मजदूरों और दस्तकारों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे सामाजिक कारण। पहला पॉइंट में लिखेंगे इस काल में फ्रांसीसी समाज अनेक वर्गों में बांटा हुआ था। इन वर्गों को एस्टेट कहा जाता था। प्रथम एस्टेट पादरी था। द्वितीय एस्टेट में फ्रांस का कुलीन वर्ग सम्मिलित था और तृतीय एस्टेट में मध्यम वर्ग यानी कि लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक आदि हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय तृतीय एस्टेट की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 94% थी। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, प्रथम एस्टेट में कौन सा वर्ग आते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पादरी वर्ग आते थे। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे राजनीतिक कारण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। वह एक सज्जन परंतु अयोग्य शासक था। राजा पर उसकी पत्नी मैरी एंतोइनेट का भारी प्रभाव था। प्रांतीय प्रशासन 2 भागों में बांटा हुआ था जिन्हें क्रमशः गवर्नमेंट तथा जनरलिटी के नामों से जाना जाता था। फ्रांसीसी शासन में एकरूपता का अभाव था। देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न तरह के कानून लागू थे। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे राजनीतिक कारण। पहला पॉइंट में लिखेंगे अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। वह एक सज्जन परंतु अयोग्य शासक था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन 2 भागों में बांटा हुआ था जिन्हें क्रमशः गवर्नमेंट तथा जनरलिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आर्थिक कारण और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, इस काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। राज्य पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा था। राज्य की कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर निहित होने का कारण अत्यंत दूषित थी। कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर और धार्मिक कर। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग जिसका फ्रांस की लगभग 40% भूमि पर स्वामित्व था, प्रत्यक्ष करों से पूर्णतः मुक्त थे तथा अप्रत्यक्ष करों से भी प्राय मुक्त थे। ऐसे समाज में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों के निर्णय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के सरकारी निर्णय ने स्थिति और अधिक गंभीर बना दिया। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे आर्थिक कारण और इसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे इस काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे राज्य पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा था। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर और धार्मिक कर। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, प्रांतीय प्रशासन कितने भागों में बांटा हुआ था? नाम बताएं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 2 भागों में बांटा हुआ था, पहला गवर्नमेंट और दूसरा जनरलिटी। ठीक है। और दूसरा प्रश्न करते हैं कर कितने प्रकार के थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कर 2 प्रकार के थे, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा धार्मिक कर। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं
तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, आप एक पीरियड में जितना पढ़ाएंगे उतना ही लेसन प्लान में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी समाज अनेक वर्गों में बांटा हुआ था, जिसे एस्टेट कहा जाता था। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। और पांचवा पॉइंट में लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन दो भागों में बांटा हुआ था, जिन्हें गवर्नमेंट तथा जनरलिटी के नामों से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया, ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई। दूसरा प्रश्न करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। और तीसरा प्रश्न करते हैं एस्टेट किसे कहा जाता है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।